नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनाव टोटकों से तो नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, समीकरण बिठाने पड़ते हैं और जो आपसी मतभेद हो उसे दरकिनार करने पड़ते हैं। तब जाकर कहीं एक मुकम्मल योजना बन पाती है कि कैसे चुनाव में बैतरणी पार हो। और जब मुकाबला भाजपा जैसी पार्टी से करना हो तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ टोटकों के जरिए तो कुछ नहीं हो सकता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर किस टोटके की बात कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन राजनीति में जिस तरह से टोटके प्रचलित हैं उसका एक दो उदाहरण देता हूं और फिर आता हूं मुद्दे पर। आपको ख्याल होगा कि एक समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर नोएडा गए तो अगली बार सरकार नहीं बनने वाली। हालांकि नोएडा ना आने से ऐसा नहीं हुआ कि उनकी सरकार रिपीट कर गई। हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह जरूर करके दिखा दिया कि नोएडा आने से सरकार रिपीट जरूर कर गई। तो ऐसे कई मिथक हैं, जिसमें से एक हमने आपको बताया, नोएडा ना आने वाला मिथक। इसी तरह से कई सीटों को लेकर मिथक होता है कि अगर ये सीट जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार बन जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं जिन्हें लेकर इस तरह की बात होती रही है, मगर इस बार इस तरह की कई सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी है, लेकिन फिर भी उसने सरकार बनाई। यानी ये जो टोटके हैं, इन टोटकों के जरिए सियासत नहीं चली जाती है। ऐसे ही मकान नंबर को भी लेकर है, कई बड़े राजनेता हैं जो 13 नंबर में नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो राजनीति में चलती हैं। अभी फिलहाल हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो यूपीए है, जिसका नाम बदला जा रहा है। अब नाम बदलने से और शिमला चले जाने से तो नहीं लगता कि भाजपा से दो दो हाथ किया जा सकता है। भाजपा को मजबूत टक्कर देने के लिए मजबूत गठबंधन बनाना होगा। और जो कुछ पटना में हुआ उसके बाद तो एक तस्वीर साफ हो गई है कि क्या होने जा रहा है शिमला में। पटना में आप देखिए कि ये बात ठीक है कि तमाम मतभेदों के बावजूद कोई 14 दल वहां जुटे, और ये वाकई में अपने आप में बड़ी बात है। और यही वजह है कि उस रोज यानी 23 जून को भाजपा बड़े एक्शन में थी। तमाम जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भाजपा की, उसमें असल मुद्दा 23 जून की बैठक का था जो पटना में हुई थी, और उसे लेकर सभी लोगों ने भाजपा की जहां जहां भी प्रेस वार्ता हुई सब जगह कहा गया नहीं, सब फेल हो गया। दरअसल भाजपा के इस रिएक्शन से एक बात तो साफ हो गई थी कि 14 दलों का एक साथ बैठना यह बड़ी घटना थी। आप देखिए उसमें ममता बनर्जी भी थी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, बाद में वो भागे और तमाम चीजें हुई, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वो लोग बैठे और बात किए। ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी चीज है, और यही वजह है कि भाजपाई खेमे में भी हलचल हुई, पर यह हलचल सस्टेन करती। लेकिन जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आने लगी कि अरविंद केजरीवाल कैसे चले गए, फिर अखिलेश यादव ने खास कुछ वहाँ उस तरह का उनका जो अपना जब प्रेस वार्ता शुरू हुई और प्रेस के सामने लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, तो उन्होंने जो रखा उससे कुछ खास ऐसा नहीं लगा कि नहीं बहुत कुछ होने जा रहा है। फिर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां बातें रखी उससे भी कई चीजें स्पष्ट हो गई थी। और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि पटना में 22 दलों को आना था, फिर आते आते 14 पहुंचे। अब शिमला 14 पहुंचेंगे या वही पहुंचेंगे जो यूपीए का हिस्सा रहे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो दो बातें इसमें उठ रही हैं, वो एक तो ये कि जो यूपीए के नए नाम की घोषणा होनी है, और वो होगी कहां पर, वो होगी शिमला में। दूसरा, शिमला को ही क्यों चुना गया। इन दोनों बातों पर आने से पहले शिमला में जो होगा
उस पर एक बार की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शिमला में ये कहा जा रहा है कि एक तो सीट शेयरिंग वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले पर बात होगी, और दूसरा जो संयोजक वाला मामला अटक गया था पटना में, वो संभवतः शिमला में फाइनल हो जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो ऐसा लगता है कि जो अभी परिस्थिति है उस परिस्थिति में विपक्ष जो वहां जुटेगा, फिर वो चाहे 8 दल हो या 9 दल हो, उनके सामने नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प नहीं होगा अगर वो चाहते हैं कि भाजपा से 2-2 हाथ की जाए तो। अन्यथा और किसी के सामने आने पर कई तरह की चीजें होंगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज तो यही है कि और कोई जो संयोजक बनेगा क्या वो सबसे बात कर पाएगा। क्योंकि एक तो बेनिफिट आप कह ही सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए एनडीए के भी जो तमाम घटक हैं उनसे भी उनका संपर्क है, तो इस लिहाज से हमको लगता है। लेकिन अगर सीट शेयरिंग पर जब आते हैं तो असल में यहीं से सिर फुटौल शुरू होता है। कैसे, उस पर हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, कुल 224 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा कांटा अटका हुआ है। उसमें यूपी की 80 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, और बिहार और झारखंड आप मिला लीजिए तो 54 सीटें, और फिर महाराष्ट्र जहां 48 सीटें आती हैं। अब यहां पर सीटों का विभाजन किस तरीके से होगा, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीटें बांटेंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उतनी सीटें देंगे कांग्रेस को जितनी वो चाहती है, या फिर कांग्रेस वहां पर बसपा के साथ जाएगी और समाजवादी पार्टी को अकेला छोड़ देगी? क्योंकि ये चर्चा बड़ी है कि जिस तरह से बहन मायावती बसपा जो है वो भाजपा पर हमलावर हो गई है बरक्स कांग्रेस के, और कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट हो गई है, तो इससे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहां सीटें कैसी बटेंगी? फिर बिहार में किस तरह से विभाजन होगा? क्या राजद 40 सीटें ही हैं तो उसमें से कितनी वो कांग्रेस को देगी, कितनी वो जदयू को देगी, कितना भाकपा माले को देगी? ये बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ा मुझे लगता है अड़ंगा है वो महाराष्ट्र के भीतर है। महाराष्ट्र में 23 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी 2019 में, जब तब उसका भाजपा से गठबंधन हुआ करता था। इस बार क्या 23 सीट उसे मिलेगी? भाई 3 है महाविकास अघाड़ी में। अब ऐसी परिस्थिति में तो 23 सीटें शिवसेना को मिलने से रही। दूसरा, क्या एनसीपी आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में 2019 में हुआ करती थी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या इस परिस्थिति में जो आज शिवसेना के सामने और एनसीपी के सामने खड़ी है, वैसे में क्या कांग्रेस उनको 16 सीटें उनको मतलब 16 सीटें एनसीपी को और 16 सीटें शिवसेना को देने के लिए तैयार हो जाएगी? इस तरह की ये तमाम चीजें हैं जो इन 224 सीटों पर अटकी हुई हैं। और दरअसल ये 224 सीटें हैं जहां भाजपा का प्रदर्शन जो है वो बड़ा उमदा रहा है। भाई 62 सीटें ये लोग पाए थे उत्तर प्रदेश में, और 39 सीटें इनको मिली थी बिहार में, और फिर आप पश्चिम बंगाल में देखिए तो 18 सीटें संभवतः आई थी, और 42 सीटें आई थी इनकी महाराष्ट्र में। तो आप इस तरीके से देखिए तो एक कितना महत्वपूर्ण इलाका है इनके लिए। तो यहां जो कुल 224 सीटें हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में गई थी। तो ऐसी स्थिति में यहां सीटें बटेंगी कैसे? यही सवाल है जिसके कारण ये प्रश्न उठ रहा है कि शिमला कांग्रेस के लिए लकी रहा है, इसलिए शिमला चुन लेने भर से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता, और ना ही यूपीए का नाम पीडीए कर किया जा रहा है, यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक एलियंस। तो अब आप इसको अगर आप देखें तो
ये हो जाएगा प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। तो नाम बदल लेने से और जगह चुन लेने से तो ये जो संकट दिखाई दे रहा है, ये इससे कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन निपट पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।